आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखिए कुल मिला के हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा जो हमें समझनी है। नंबर 1 फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। नंबर 2 डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। नंबर 3 बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 4 सोल्यूबिलिटी। नंबर 5 बेटा जी डेंसिटी। दीज आर 5 डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोगों को स्टडी करनी है। ठीक है, तो एक एक करके बेटा हम प्रॉपर्टीज उठाते हैं और डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मींस जो ईथर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उनकी स्टेट कैसी है, नेचर में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये होती है हमारी फिजिकल स्टेट बेटा। तो समझिएगा जो लोअर ईथर होते हैं बच्चों, लोअर ईथर का मतलब समथिंग लाइक डाइमिथाइल ईथर। ठीक है जी, डाइइथाइल ईथर, इनका नोमेनक्लेचर होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो फिर आप हमें बता सकते हैं, दोबारा डिस्कस करेंगे। डाइमिथाइल ईथर और डाइइथाइल ईथर, ये जो ईथर्स होते हैं बेटा दीज आर कॉल्ड लोअर ईथर्स एंड बाय नेचर दे आर गैस। जैसे जैसे साइज बढ़ता है एल्काइल ग्रुप का, जैसे जैसे हमारे पास साइज बढ़ता है बेटा, तो उससे क्या हो जाता है, साइज बढ़ने से ईथर गैस की बजाय लिक्विड फॉर्म में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हायर ईथर्स जो होंगे बेटा दे आर लिक्विड इन नेचर। लिक्विड इन नेचर। ठीक है जी, लोअर ईथर्स आर गैस एंड हायर ईथर्स आर लिक्विड इन नेचर। अब जो इनकी स्मेल होती है बेटा, स्मेल ये एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, इसको किसी से कंपैरिजन नहीं करते और हम बोलते हैं दे हैव इथरिल स्मेल। तो इनकी स्मेल को इन्हीं के नाम से जाना जाता है, बड़ी शार्प सी स्मेल होती है, तो दे हैव इथरिल स्मेल। बाकी स्मेल के बारे में जनरली कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। लोअर मेंबर्स गैस, हायर मेंबर्स आर लिक्विड, ये है आपका फिजिकल स्टेट जो कि ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद एक बार इसको नोट करो बच्चों, दैट इज डाइपोल मोमेंट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे इस टॉपिक में है बेटा वो है डाइपोल मोमेंट। अब देखिए डाइपोल मोमेंट का जो रोल है वो क्या है, पहले तो ये समझिए कि ईथर की जो एक्चुअल शेप होती है बेटा वो ये होती है, दे आर बेंट शेप मॉलिक्यूल्स। दे आर बेंट शेप और वी कैन कॉल देम वी शेप और वी कैन आल्सो कॉल देम एंगुलर शेप। एंगुलर शेप। और आपको पता है बेटा जी कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट मींस दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। तो अगर मैं ये लेके चलूं, मान लीजिए मैंने इसकी जगह एक एग्जांपल लिया CH3 और CH3, बहुत क्लियरली हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्काइल ग्रुप्स। तो ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, और इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ईथर्स आर पोलर इन नेचर। दे आर पोलर इन नेचर। रीजन ड्यू टू देयर शेप। लेकिन अगर आप इनकी शेप गलत बनाएंगे और आप ये समझेंगे कि दीज आर ईथर, तो उस हिसाब से तो डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। लेकिन समझिए मैं एक ईथर की शेप बना के दिखाता हूं आपको। देखिए अगर मैं इस पे वेस्पर थ्योरी लगाता हूं बेटा तो 1/2 ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बेटा, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे हो गए, मोनोवैलेंट हो गए। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा तो शेप जो बननी चाहिए दैट विल बी टेट्राहेड्रल शेप। बट अब टेट्राहेड्रल में बीच में ऑक्सीजन हो गया, एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया बेटा,
एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, लोन पेयर हो गए। ठीक है जी, तो ये लीनियर होता तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, बट अब ये लीनियर नहीं है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई दे हैव पोलर नेचर और यू कैन से दे हैव पोलैरिटी। तो ईथर्स जो होते हैं बेटा वो पोलर इन नेचर होते हैं ड्यू टू देयर बेंट शेप, सो नेवर कंसीडर देम एज लीनियर शेप, ये कभी लीनियर नहीं होते। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं बेटा, एक बार कर लो, एक बार इसको नोट कर लो आप, फिर आगे का डिस्कस करते हैं। अब देखिए दो एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम ईथर के। फर्स्ट एग्जांपल है CH3OCH3 एंड सेकंड एग्जांपल इज OCH3CH2CH2CH3, ये आपके पास। तो होगा क्या बेटा जी, ये यहां से ऐसे और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये इस तरीके से आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी डाइपोल मोमेंट आएगा, और सिमिलर थिंग विल बी हैपन हियर, ऑक्सीजन दोनों तरफ से पुल करेगा और नेट रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। जो डाइपोल मोमेंट कंसीडर किया गया है बेटा या फाइंड आउट किया गया है इनके केस में, वो है 1.15D टू 1.3D। डी बेटा जी डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है, दैट इज नोन एज डीबाई, इसको हम क्या बोलते हैं, डीबाई, इसकी यूनिट होती है। तो 1.15 डीबाई से लेके 1.3 डीबाई के बीच में ईथर का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ईथर के डाइपोल मोमेंट का इंफॉर्मेशन कि दे आर पोलर इन नेचर, दे हैव बेंट शेप, due to bend shape they show dipole moment, but dipole moment is very less and the value exists between this to this. Okay, and out in this value the D is considered, या D is technically dBA which is a unit of dipole. ठीक है, तो ये था बेटा हमारा सेकंड पॉइंट डाइपोल मोमेंट। थर्ड टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज सोल्यूबिलिटी। देखिए ईथर जो है, जैसा कि हम समझ गए कि भाई ईथर ये है हमारे पास, डाइमिथाइल ईथर, सबसे छोटा ईथर। मैं जानबूझ के इसको बार बार बेंट बना रहा हूं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब यहां क्या चार्ज होगा बेटा, स्लाइट नेगेटिव, यहां क्या होगा स्लाइट पॉजिटिव, और यहां क्या होगा स्लाइट पॉजिटिव। तो अगर कोई कंपाउंड आपको पता है उसके ऊपर चार्ज आता है बेटा, तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है Q इंटू डी, और नेट रिजल्टेंट हमारा जीरो होता ही नहीं इसमें। तो अगर किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इट मींस वो मॉलिक्यूल बाय नेचर कैसा हुआ बच्चों, पोलर। तो अगर वो पोलर है तो शुड डिसॉल्व इन पोलर, उसे क्या होना पड़ेगा, पोलर में डिसॉल्व होना पड़ेगा। और वाटर वी नो वेरी वेल इज आल्सो पोलर इन नेचर। वाटर भी कैसा है बेटा, पोलर इन नेचर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ईथर भी पोलर, water be polar. It means if we know that polar will dissolve in polar, means ether can dissolve in water. Ether को हम पानी में dissolve कर सकते हैं, but when the size of ether is going to increase, जब हम ether का size बढ़ाते हैं बेटा, for example मैं ले लेता हूं, शुरू में मान लीजिए मैंने लिया डाई मिथाइल ईथर बच्चों, फिर मैंने ले लिया बेटा जी डाई इथाइल ईथर, फिर मैं और आगे चला गया डाई प्रोपाइल ईथर। ठीक है जी, एंड सो ऑन, इस तरीके से मैं साइज बढ़ाता चला। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, जब ईथर पानी में जाता है, ऑल्दो इट्स पोलर, लेकिन आपको पता है कि जो कार्बन की चेन होती है ना, आप मिसाइल फॉर्मेशन में, एक्शन सोप में इसको पढ़ चुके हैं, ये होती है जी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। Yes or no? That is hydrophobic in nature. तो जब आपका ईथर पानी में जाता है, अगर ये चेन बहुत बड़ी है तो वो क्या करेगी बेटा, पहली बात तो वो पानी में, क्योंकि ये जिगजैग होते हैं ना, दे विल ट्रेवल लाइक दिस, ऐसे वो ट्रेवल करेगी, और हाइड्रोफोबिक नेचर है तो पानी को दूर धकेलेगी। समझ पा रहे हैं। और अगर कोई चीज पानी को दूर धकेलने में कामयाब हो जाती है, इट मींस वो वाटर से इंटरेक्ट ही नहीं करेगी, और अगर वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करती है तो सीधी सी बात है उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन शॉर्ट व्हाट आई वुड लाइक टू से,
एज द साइज ऑफ ईथर, लोअर ईथर्स आर सोल्यूबल, ठीक है, लोअर ईथर सोल्यूबल है, लेकिन एज द साइज ऑफ ईथर गोइंग टू बी इंक्रीज, देयर हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज, दैट्स व्हाई देयर सोल्युबिलिटी डिक्रीज इन वाटर। नंबर 1, ये तो क्लियर है। अब ईथर वाटर में डिसॉल्व कैसे होता है वो देखिए, कौन सी फोर्स है। देखिए ये हमारे पास हुआ ईथर, ठीक है जी, और ये हो गया बेटा जी वाटर। यस और नो? तो दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट बहुत वीक बॉन्ड होता है बेटा। और जैसे जैसे ये चेन लंबी होती चली जाएगी, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड भी डिक्रीज हो जाएगा और ईथर की सोल्युबिलिटी पानी में कम हो जाएगी। इन शॉर्ट 3 बातें याद रखिए। पहला, क्योंकि ये पोलर है तो पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर। दूसरा, दे हैव सोल्युबिलिटी बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तीसरा, बट एज द कार्बन चेन इंक्रीज, hydrophobic part increase, so the solubility of ether will decrease in water as their size going to be increase. Solubility में इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया। क्लियर है? एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए solubility के बाद अब हम जिस टॉपिक को स्टडी करते हैं बेटा, that is known as boiling point। ठीक है, हम लोग फिजिकल स्टेट कर चुके हैं, डाइपोल मोमेंट कर चुके हैं, सोल्युबिलिटी कर चुके हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी, 3 तरीके की फोर्सेस पे ध्यान देते हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन हो, इन बातों पे ध्यान देना है। नंबर 2, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और तीसरी चीज होती है बेटा जी वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस। ये तीनों चीजें मिलकर, कई बार तीनों होती हैं, कई बार 2 होती हैं, कई बार एक ही होती है बेटा। ये हर जगह होती है क्योंकि ये सिर्फ साइज पे डिपेंड करता है, छोटा हो बड़ा हो, छोटा साइज होगा तो कम, बड़ा होगा तो ज्यादा। ये तब नेचर में आती है, ये जब मतलब इसका रोल शुरू होता है जब चार्ज डेवलप होता है, पोलैरिटी आती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन अलोंग विद FON, फोन, जब ये कंडीशन पूरी होती है ये भी आ जाती है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि हमारे ईथर में कौन कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल है। नंबर 1 बेटा, मैं कंपाउंड से बता दूंगा आपको, CH3 ये। अच्छा पहले ये बताओ, क्या ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? ईथर की वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, लेकिन सवाल है क्या ईथर की ईथर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? तो देखते हैं बेटा ईथर का स्ट्रक्चर बना के। मान लीजिए ये H है और ये आपके पास दूसरा H, तो ये रहा मेरा हाइड्रोजन, ये रहा मेरा ऑक्सीजन। बट क्या ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा है? तो जवाब है नहीं। तो आप समझ जाइए बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब कोई हाइड्रोजन दोनों तरफ FON यानी इन तीनों में से किसी एक से और दूसरी तरफ भी इन तीनों में से किसी एक से जुड़ता है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम इस हाइड्रोजन को लें तो एक तरफ तो मान लिया ऑक्सीजन से जुड़ गया, लेकिन दूसरी तरफ तो कार्बन है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच तो है ही नहीं। इट मींस ईथर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट? दूसरी बात बेटा जी, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो एक कंसेप्ट होता है ना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो चीजें जुड़ जाती हैं। याद कीजिए एसिटिक एसिड डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्कोहल भी जुड़ जाते हैं कुछ। तो ये क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते बेटा, दे नेवर एग्जिस्ट एज डाइमर, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो 1 मिनट के लिए समझते हैं। अब इनका कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए समझाऊं, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में, हमेशा ध्यान रखिएगा। रीजन बीइंग, ये 2 तरफ से आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। नंबर 2, मोटे तौर पे भी हम एल्डिहाइड कीटोन को बाद में देखेंगे, उसके बाद हमारे पास आता है अल्कोहल, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है मगर एक ही तरफ से।
नंबर 3 हमारे पास आ जाते हैं ईथर्स। अब ईथर में क्या है बेटा जी, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और वंडरवाल है। तो यहां पे हमारे पास दो फोर्सेस होती है बेटा जी, डाइपोल डाइपोल और वंडरवाल, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। तो सवाल ये आता है, आउट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर whose boiling point is high, so your answer will be alcohol. क्यों? Because alcohol can form hydrogen bond. Alcohol hydrogen bond बना सकते हैं। क्लियर है? कैसे बना सकते हैं वो देख लीजिए। CH3 CH2O और ये मैंने H बना दिया, और ये दूसरा CH3 CH2O और ये H। Now this can form hydrogen bond. अब इस हाइड्रोजन को देखिए, एक तरफ भी ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन है, इट मींस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन ईथर नहीं बना सकता है, इसमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल होगा, क्योंकि इसका नेचर याद कीजिए बेंड शेप है। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल और वंडरवाल होती है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं एल्केन। एल्केन मींस समथिंग लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन और, ठीक है। लेकिन जब हम इन कंपाउंड को ध्यान से देखते हैं बेटा, अब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है ही इनसे ज्यादा ईथर से। मुकाबला होता है ईथर में और एल्केन में। अब सवाल उठता है कि क्या मुकाबला है, वो समझते हैं। फोर्सेस हमेशा बॉइलिंग पॉइंट में 3 ही रहेंगी, ये आप ध्यान रखें। देखिए समझिएगा, जो छोटे ईथर होते हैं ना, जैसे कि ये है आपके पास, अब इसका होमोलोगस एल्केन बना ले। होमोलोगस एल्केन से हमारा मतलब है नियर बाय। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम प्रोपेन मान लेते हैं, इनका मास नियर बाय सेम हो जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। तो अगर हम प्रोपेन को और डाइमिथाइल ईथर को कंपैरिजन करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रीजन, क्योंकि यहां पर डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। क्लियर है? जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है बेटा, समझिएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आता है 3 या 4 कार्बन के बाद कि एल्केन जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ईथर। सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों? भाई शुरू में हमने क्या कहा था, इसका ज्यादा है, क्यों कहा था? डाइपोल डाइपोल। इसका कम क्यों था? क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल नहीं था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते चले गए, ईथर को भी बड़ा करते रहे, एल्केन को भी बड़ा करते रहे, तो 3 या 4 कार्बन के बाद एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। अब उसकी वजह क्या है बेटा, जैसे जैसे साइज बढ़ता गया तो वंडरवाल फोर्स डोमिनेट होती चली गई, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड करती है। यस और नो? और जैसे जैसे बेटा जी वंडरवाल फोर्स डोमिनेट करेगी तो इनमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा वंडरवाल, क्योंकि साइज बढ़ने से वंडरवाल बढ़ेगी। तो जब इस कंपाउंड की वंडरवाल को हम देखते हैं बेटा, ये जो हमारे पास डाइमिथाइल है, इसका जो साइज है ना या शेप वो बेंट है, ठीक है, ऐसे है, जबकि एल्केन कैसे? एल्केन ऐसे है, स्ट्रेट है। तो अब आप समझिए, कोई चीज बेंट है और कोई चीज स्ट्रेट है, तो एरिया इन टच किस में ज्यादा होगा? व्हेन कंपाउंड इज स्ट्रेट। ऐसी शेप को हम कह देंगे सिमेट्रिकल शेप। जबकि अगर वो बेंट होगी तो एरिया इन टच कम हो जाएगा, वंडरवाल कम होगा। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता है, डाइपोल डाइपोल की जगह वंडरवाल जो है वो मेन फोर्स हो जाती है। क्लियर है? और वंडरवाल किस में ज्यादा होगी बेटा जी? एल्केन में ज्यादा होगी, ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसीलिए 3 से 4 कार्बन से आगे जाने पर एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा हो जाता है। छोटे अगर है तो ईथर का ज्यादा है, बड़े होते जाएंगे तो एल्केन का ज्यादा हो जाएगा। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड तो ईथर से हमेशा ही ज्यादा रहेंगे। रीजन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ईथर में ये दोनों है बेटा, समझ पा रहे हैं बात को? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही नहीं, तो अल्कोहल से तो इनका मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो फिर जब स्टडी किया तो एल्केन के साथ किया। एल्केन लोअर थे, जब छोटे थे तो डाइपोल डाइपोल डोमिनेटिंग था, वंडरवाल कम था तो ईथर ज्यादा हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, साइज बढ़ रहा है तो कौन बढ़ रहा है? वंडरवाल बढ़ रहा है, डाइपोल डाइपोल कम हो रहा है। अब वंडरवाल किसका ज्यादा बेटा जी? वो एल्केन का ज्यादा है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं इन कंपैरिजन टू ईथर। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ये होता है हमारे पास कंसेप्ट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। नोट कर लीजिए एक बार इसको अच्छे से।
नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज डेंसिटी। ईथर की डेंसिटी बेटा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, या फिर यू कैन से ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, hence always floats over water। इनकी डेंसिटी बेटा जी पानी से कम होती है और पानी पे डेंसिटी कम होने की वजह से ये फ्लोट करते रहते हैं। समथिंग लाइक ऑयल, समझ पा रहे हैं आप? पानी में ऑयल को डाल देंगे तो वो फ्लोट करता रहेगा, उसकी डेंसिटी कम है बेटा। तो ईथर की डेंसिटी पानी से हमेशा कम होती है। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे बेटा जो आज हमने पढ़े। जल्दी से आपको एक बार सब ओवरव्यू दे रहा हूं। फिजिकल स्टेट की बात करें, लोअर मेंबर्स गैस, हायर मेंबर लिक्विड, स्मेल डिस्टिंक्ट स्मेल, इथेरियल स्मेल। डाइपोल मोमेंट, यस दे आर पोलर इन नेचर। बेंड शेप, वी शेप, एंगुलर शेप, इनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो 1.15 से 1.3 डी फॉर डी बाई के बीच में होता है, और ये लीनियर नहीं होते हैं इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उन दोनों में बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें सिर्फ होती है डाइपोल डाइपोल और वंडर बॉन्ड। एल्केन के मुकाबले में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन शुरू के 2 या 3 कार्बन्स में ही। उससे बड़े होने पर वंडरवाल डोमिनेट हो जाती है और एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा चला जाता है। सोलिबिलिटी, ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दैट्स व्हाई दे आर सोल्युबल इन वाटर। एंड डेंसिटी की बात करें बेटा, इन डेंसिटी दे आर लाइटर देन दैट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज फ्लोट्स ओवर वाटर। क्लियर है ये बात? तो ये था बेटा जी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का कंसेप्ट।